सीबीएसई क्लास 10th के सिविक्स बुक से आज हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसकी ये 5वीं क्लास है और पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में जाना, श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति के बारे में जाना कि किस तरीके से अगर कोई एक कम्युनिटी जो मेजोरिटी में है, जो जिसकी तादाद ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, वो अगर अपना डोमिनेंस बढ़ाती है तो किस तरीके से सिविल वॉर जैसी स्थिति आ सकती है। श्रीलंका एक बेस्ट एग्जाम्पल बना। फिर हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम में किस तरीके से डिफरेंट कम्युनिटी रह रही थी लेकिन साथ में मिलकर इन्होंने नियम बनाए, कायदे बनाए और इसके आधार पर इन्होंने शासन करने शुरू किया और रोल मॉडल बना बेल्जियम। इनफैक्ट बेल्जियम जो है वो जब यूरोपियन यूनियन बना तो वो उसका हेडक्वार्टर बेल्जियम को ही बनाया गया। फिर हम लोगों ने ये पावर शेयरिंग की ज़रूरत के बारे में समझा, उसके रीजंस के बारे में समझा, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने 2 सिचुएशंस की स्टडी करी, एनेट की और सेल्वी की सिचुएशन को डिस्कस किया हम लोगों ने, खलील के डायलेमा को डिस्कस किया हम लोगों ने। एनेट जो है वो एक डच मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी और उसके स्कूल में जो है फ्रेंच स्पीकिंग भी लोग थे। तो अगर बेल्जियम की बात करी जाए और बेल्जियम में अगर इनके पेरेंट्स जो चाहते हैं कि फ्रेंच को भी इंट्रोड्यूस किया जाए मोड ऑफ लैंग्वेज के तौर पे टीचिंग मेथड में, तो क्या लगता है आपको कि क्या उसकी संभावना है? ऑब्वियसली संभावना है, क्योंकि बेल्जियम में लिबरल गवर्नमेंट है और लोगों के हित का ख्याल रखा जाता है। जबकि दूसरी तरफ सेल्वी है, सेल्वी श्रीलंका में पढ़ती है और श्रीलंका में जो है वो नॉर्दर्न रीजन से बिलोंग करती है वो, और वो चाहती है कि तमिल जो है वो उसको क्या करा जाए, इंट्रोड्यूस करा जाए। जबकि सिन्हाला स्पीकिंग लोग जो है वहाँ डोमिनेंस में है, पावर में है। तो क्या लगता है आपको कि क्या सेल्वी की बातों को सुना जाएगा या सेल्वी जैसे स्टूडेंट्स की बातों को मतलब डिज़ायर का ख्याल रखा जाएगा? ऑब्वियसली नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डोमिनेटिंग नेचर की है। तो हो सकता है कि वहाँ पर हो सकता है ऐसा, जब तक जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर, अभी की स्थिति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पर उनकी बातों का ख्याल नहीं रखा जाए। जबकि खलील वाले केस में हम लोगों ने जाना कि खलील के माता पिता जो है वो 2 डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और खलील जो है वो किसी एक कम्युनिटी को मानने वाला नहीं है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं। तो खलील की जगह आप रहते तो आप किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते? ऑब्वियसली नो डाउट कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इन लोगों के बीच में सिविल वॉर हुआ था, लेकिन सिविल वॉर हुआ था उससे निपटने के लिए इन्होंने उस वक्त जो इनको लगा जरूरी, उन्होंने ये किया, हाँ भाई जाति के आधार पे फलाने कम्युनिटी से फलाना पोस्ट रहेगा, ये तय किया, ठीक है। लेकिन अब जब दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है, जब जातिवाद को मिला जुला के कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए, तो ज़रूरत है कि जातिवाद वाले सिस्टम को ख़त्म किया जाए और जो बाकी के देशों में जैसे डेमोक्रेसी है, जिसमें कोई भी खड़ा हो सकता है, किसी को भी चुना जा सकता है, कोई भी लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ का हिस्सा बन सकता है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, इस तरह की जो लिबरल एटीट्यूड है डेमोक्रेसी का उसको अपनाएं। डेमोक्रेसी में सब लोग खड़े हों, सब लोग को चुने जाने का अधिकार हो, सब लोगों को वोट देने का अधिकार हो। हाँ, किसी भी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता है इस बात से फ़र्क नहीं पड़े, सबकी पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरी हो, इस तरह का अमेंडमेंट, इस तरह का बदलाव हम लोग लाना चाहेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग के रूप के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रकार के बारे में, टाइप के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि पावर शेयरिंग की कितनी तरीके हो सकते हैं। और हम लोगों ने जाना था शुरुआत के बेसिक्स में, हम लोगों ने जाना था कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन किस तरह का नियम बना सकता है और कौन किसके अगेंस्ट नियम नहीं बना सकता है, यही पावर शेयरिंग है मिला जुला करके, ठीक है। तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट समझा था, पार्लियामेंट नियम बनाते हैं लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं बना सकती। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो स्टेट के लिए नियम बनाती है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकती, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने ये जाना कि लोकल लेवल गवर्नमेंट जो है वो भी नियम बनाती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। तो कहीं ना कहीं ये पावर शेयरिंग है। तो चलिए आपके बुक में जो लिख रखा है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है ये। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and enforce them. पहले ये विचार था, पहले ये जब राजा लोग राज करते थे तो पहले ये नोशन थी, पहले ये विचार था, लोग सोचते थे कि पावर शेयरिंग हो ही नहीं सकती, एक आदमी के अंदर पावर है वही सही है। क्यों सोचते थे ऐसा? क्योंकि उनको लगता था कि अगर पावर शेयरिंग कर दी जाएगी तो डिसीजन आने में टाइम लग जाएगा। एक आदमी के हाथ में पावर रहेगा, वो तुरंत डिसीजन ले लेगा, क्विक डिसीजन ले लेगा, ठीक है। तो पहले ये नोशन था कि पावर शेयरिंग होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बाद में ये
नोशन आया कि नहीं पावर शेयरिंग होनी चाहिए। रीजन क्या दिया इन्होंने कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, एक ही आदमी के हाथ में पावर रहेगा तो वो क्विक डिसीजन होगा, ठीक है। लेकिन बाद में ये विचार आया लोगों में कि नहीं पावर शेयरिंग जरूरी है, और उसका रीजन हम लोगों ने पढ़ा, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन, कि अगर लोगों में असंतुष्टि को दूर करना है, सभी लोगों का हितों का ख्याल रखना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, कहीं सिविल वॉर ना हो जाए, कहीं कोई विरोध ना करे सरकार का, इसके लिए ये जरूरी है कि क्या किस बात का ख्याल रखा जाए, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, पावर शेयरिंग हो इस बात का क्या रखा जाए, ख्याल रखा जाए, ठीक है। लेकिन ये नोशन जो है वो बदली, पावर शेयरिंग जो एक हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड था वो नहीं, अब ये पावर शेयरिंग कई हाथों में है। तो ये नोशन बदला कि पहले जो ये बिलीव था कि पावर शेयरिंग होनी ही नहीं चाहिए, अब ये नोशन बदला कि नहीं पावर शेयरिंग होनी चाहिए, वो जरूरी है। One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. In a democracy, people rule themselves through institutions of self-governance. One basic principle है डेमोक्रेसी का कि पीपल जो है वो पॉलिटिकल पावर्स के सोर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स के क्या हैं, सोर्स हैं। मतलब पॉलिटिकल पावर किसको मिलेगा, लोग को मिलेगा, और लोग सरकार में आएंगे तभी तो उनके हाथ में पावर आएगा। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल जो है वो रूल करते हैं, शासन करते हैं, लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। हम ही चुनते हैं, हम में से ही किसी एक को चुनते हैं जो हमारे लिए नियम बनाता है, और जब वो नियम बनाता है तो हमारे हितों का ख्याल रखता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने डेफिनेशन दिया था। और ये काफ़ी सटीक डेफिनेशन है कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो लोग बनाते हैं, और लोगों में से ही जो है वो लोग चुन कर जाते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ का हिस्सा बनते हैं। आई बात समझ में, क्लियर आ रहा है। तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि लोग ही क्या है, पॉलिटिकल पावर के सोर्स हैं। डेमोक्रेसी में जो है वो इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, इंस्टीट्यूशंस क्या है, पार्लियामेंट है, समझ में आ रहा है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई भी नगर पालिका का भवन है, सब इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का। आप देखो सब में से कौन लोग चुने जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी की बात करो, किसी की बात करो, सब हमारे लोग हैं, जो हमारे में से बीच के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई राजा के खानदान में पैदा लिया है तो वही बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन होता है, लोग होते हैं। डेमोक्रेसी में जो है वो लोग खुद का शासन करते हैं, खुद पे शासन करते हैं, खुद शासन करते हैं, खुद तय करते हैं कि वो किसके द्वारा शासित होंगे और कैसे शासित होंगे। वो इनके शासन का ये रंग रूप ढांचा होता है, ठीक है। और ये शासन कैसे चलता है, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। इंस्टीट्यूशंस क्लियर है, इंस्टीट्यूशंस क्लियर है। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. डेमोक्रेसी जहाँ जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी वाली सरकार होती है, वहाँ पे अलग अलग ग्रुप के लोगों को, अलग अलग ग्रुप के लोगों को जो है, जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उनके व्यूज़ का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट की, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होता है। अगर होगा ऐसा तो श्रीलंका वाली स्थिति बनेगी, सिविल वॉर हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, जिस देश में डेमोक्रेसी होती है, जिस देश में डेमोक्रेसी वाली सरकार होती है, उसमें डाइवर्स ग्रुप के लोगों के हित का क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसी जो बनाई जाती है लार्जर पब्लिक बेनिफिट्स के लिए, उसमें हर लोगों की आवाज़ का ख्याल रखा जाता है, हर लोगों की भावना का क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है। Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इसीलिए ये डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर का बंटवारा जितनी ज़्यादा लोगों में हो सके उतनी ज़्यादा लोगों में बांटने की कोशिश करी जाती है। डेमोक्रेसी की ये क्या होती है, खासियत होती है, एक अच्छे डेमोक्रेसी की खासियत होती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट श्रीलंका का एग्जाम्पल पढ़ा कि डेमोक्रेसी तो वहाँ भी थी, वहाँ भी लोग चुन ही रहे थे, लेकिन जब कोई कम्युनिटी डोमिनेटिंग हो जाती है तो क्या होता है। लेकिन अगर प्रूडेंशियल रीजन का ख्याल रखा जाए, मोरल रीजन का ख्याल रखा जाए, और इन सब बातों को आधार में रखते हुए, बेस में रखते हुए जब डेमोक्रेसी किसी देश में आता है तो ये बहुत अच्छा है। और डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोगों में पावर का बंटवारा, और जितने ज़्यादा लोगों में पावर का बंटवारा होगा, जितनी ज़्यादा लोगों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, उतना बेहतर होगा। आई बात समझ में।
In modern democracies, power sharing arrangements can take many forms. Let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. मॉडर्न डेमोक्रेसी में, आधुनिक युग में जो मॉडर्न दुनिया चल रही है उसमें जो डेमोक्रेसी है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स जो है उसके कई रूप हो सकते हैं। पावर शेयरिंग जो है वो उसके कई रूप हो सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ कॉमन अरेंजमेंट्स के बारे में जानते हैं जो अभी चल रहा है या फिर आगे आप जानने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी में क्या होता है कि एक ही होता है वो शासन चलाता है। फेडरल में क्या होता है कि बटा होता है पावर। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, ज़्यादा डिस्कस करने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, जब आएगा वक्त तो डिस्कस किया जाएगा। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो है वो डेमोक्रेसी की अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकती है। चलिए हम लोग एक एक करके स्टडी करें। तो पहला पॉइंट है, पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अगर आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद होगा तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहा था कि पावर का बंटवारा जो है वो जुडिशरी में, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में होना चाहिए एट द सेम टाइम। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात की चर्चा करी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1780s के आसपास। आई बात समझ में? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में कौन कौन सी रूप हो सकती है डेमोक्रेसी की? पहला है कि पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. Each organ checks the others. This results in a balance of power among various institutions. Last year, we studied that in a democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to parliament or state assemblies. ये बहुत important point है कि they are responsible to the parliament and state assemblies. मैं इसको discuss करूँगा. Similarly, although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. This arrangement is called a system of checks and balance. तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की अलग अलग रूप है। पहला रूप जो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले रूप में जो है वो पावर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स हैं, उनमें शेयर किया जाता है, पावर शेयर किया जाता है। सबके अपने अपने दायरे होते हैं, सबका अपना अपना क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। अपने क्षेत्र से, अपने लिमिट से कोई बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको श्रेया सिंघाल केस बताया था, ठीक है, जो शाहीन दर्दा ने जो कमेंट किया था बाल ठाकरे पर, तो वो एक बेहतर एग्जांपल है आपको समझने के लिए। तो पावर जो है वो क्या होता है, गवर्नमेंट की जो 3 ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें शेयर होता है। इसको चलिए हम लोग इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा, ठीक है, ऐसे वाला सीधा, ठीक है। वर्टिकल सीधा होता है, डायगोनल पता ही आपको, ठीक है। तो पावर जो है वो क्या होता है, गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स में शेयर होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। चलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह के पावर शेयरिंग में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की तीनों ऑर्गन्स में जो होती है उनके पास अलग अलग लेवल का पावर होता है और ये तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ अपना अपना पावर एक्सरसाइज करती हैं, यानी कि पावर का इस्तेमाल करती हैं अपने अपने दायरे में रहकर। ऐसा नहीं कि कोई अपने दायरे से बाहर चला जाएगा, सबके अपने अपने दायरे हैं। Such a separation ensures that none of the organs can exercise unlimited power. इस तरह का जो सेपरेशन है वो इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि कोई भी ऑर्गन अपना पावर बहुत अपने लिमिट से बाहर अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल ना कर ले, ठीक है। ईच ऑर्गन, हर एक ऑर्गन जो है वो दूसरे को चेक करता है, नियंत्रण रखता है, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है किसका, चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टडी किया था डेमोक्रेसी में कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अधिकार है कि वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके पास जो अधिकार है, लेकिन वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। अभी इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, घबराओ मत, पहले सुन लो, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली जजेस जो हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। आपको पता होगा कि जज का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। दरअसल कलीजियम होती है, कलीजियम ग्रुप ऑफ जजेस को कहते हैं। वो एक रिपोर्ट पेश करता है कि हमें ये जजेस जो हैं वो लिस्ट में हैं, और प्रेसिडेंट उसको टिक मार्क करके उस पर साइन करके उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। आई बात समझ में?
तो जजेस जो है वो क्या करते, जजेस अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ये जज जो है वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, अंडर चेक कर सकते हैं, अंडर अपने चेक में, अपने चेक के मतलब अगर कोई एग्जीक्यूटिव अपने दायरे से बाहर जाता है तो उसको रोकने का काम किसका है, जुडिशरी का है। ठीक है, ये जो है, ये जो सिस्टम है एक दूसरे को चेक करने का कि कोई अपने दायरे से बाहर ना चला जाए, ये सिस्टम क्या कहलाता है, चेक्स एंड बैलेंस कहलाता है। क्लियर आ रहा है समझ में? अब समझो, अब हम लोग जरा अपने लैंग्वेज में समझें कि ये सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, एग्जीक्यूटिव की ही बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें हम लोग अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, चुनाव में चुन करके वोट देते हैं। जो जीतता है वो जा करके पार्लियामेंट में बैठता है, लॉ मेकिंग अथॉरिटीज का हिस्सा बनता है। लेकिन मान के चलो कि कोई कैबिनेट है, कोई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है ना, मंत्री परिषद के बारे में आप पढ़ोगी, कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ोगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ोगे, जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में होता है। स्टेट में बात करें तो चीफ मिनिस्टर के वो अंडर में होता है। ध्यान से समझो इसको, ठीक है, बुक में नहीं लिख रखा है, ध्यान से समझो, होगा आगे वाले चैप्टर में कहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर में नहीं लिख रखा है वो चीज़, इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे क्या है कि अगर हम लोगों ने चुनकर भेजा, लेकिन अगर मान के चलो कि कोई नियम बना दिया, और ऐसा नियम बना दिया जो कि पब्लिक हित में नहीं है, तो आपको पता होगा या नहीं होगा कि पहले बिल पेश होता है असेंबलीज वगैरह में, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जब इसमें कानून बनाने की बात होती है तो बिल पेश होता है, और इसमें मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। सब लोग जब इस पर राजी होगा कि हाँ ठीक है इस तरह का कानून बनना चाहिए, तब जो है वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे सेंट्रल लेवल पे, तब वो नियम बनेगा, और स्टेट लेवल पे गवर्नर साइन करते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या हुआ कि कोई भी अपने मन का नियम नहीं बना सकता। जब सब सहमत है मतलब वो लार्जर पब्लिक हित में है, लार्जर मतलब बड़े संख्या में लोगों का क्या होगा, भला होगा, इस तरह का बिल है। अगर सब सहमत हो गए तो, अगर मान के चलो कि कोई ऐसा बिल है जिसमें लोगों की सहमति नहीं है, तो मतलब ये है कि वो बिल लार्जर पब्लिक हित के लिए ठीक नहीं है, तो वो बिल पे वोटिंग ही नहीं, मतलब वोटिंग होगा लेकिन लोग उसके अगेंस्ट में वोट कर देंगे, तो वो बिल पास ही नहीं होगा। पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऐसे कई सारे बिल होते हैं जिन पर लोगों की सहमति नहीं होती और वो एक्ट नहीं बनता है, वो नियम नहीं बन पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई नियम बन भी जाता है तो भी लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे अभी 3 फार्म लॉ जो बना था, कृषि कानून जो बना था, लोगों ने विरोध किया, 1 साल से 1.5 साल से विरोध चल रहा था, है ना। लेकिन फाइनली क्या हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ, लोगों ने इतना ज़्यादा विरोध किया कि एक्ट बनने के बावजूद भी वो एक्ट वापस हो गया। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसको वापस कर लिया कि नहीं, जब लार्जर ये जब जितने सारे लोग विरोध कर रहे हैं और इतने दिन से विरोध कर रहे हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है, इसको वापस कर लिया जाए। तो ये चेक्स एंड बैलेंस है, ठीक है। अब समझो एक और सिचुएशन समझो, एक और क्या, 2-3 और एग्जांपल समझो। अब जैसे कि पार्लियामेंट में शाहीन दर्दा वाले केस बताया था मैंने कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था, शाहीन दर्दा फ्री हो गई, ठीक है। फिर मान के चलो कि आपने ये देखा कि मान के चलो कि एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या करता है, जजेस को अपॉइंट करता है, जुडिशरी को अपॉइंट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव कोई भी काम कर सकता है। अगर कोई काम करेगा जो लॉ के अगेंस्ट जाएगा तो आखिर वो देश का सिटीजन ही है, उस पर देश के सिटीजन की तरह ही क्या किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर वो उसने गलत किया है तो, आई बात समझ में, अगर उसने गलत किया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपॉइंट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके अधीन है। जुडिशरी फ्री है, इंडिपेंडेंट है। अगर एग्जीक्यूटिव का कोई मेंबर कुछ उल्टा करता है, नियम कायदे के विरुद्ध जाता है, तो जुडिशरी उसको चेक करने का काम करेगी। आई बात समझ में? कोई ऐसा कानून है जो लार्जर पब्लिक हित में नहीं है, तो उस पर वोटिंग जो है, वोटिंग के माध्यम से क्या होगा, लोग विरोध करेंगे कि नहीं, हम इसके फेवर में नहीं है, हमको इसके बारे में हमें ये इस तरह का कानून नहीं चाहिए, वो फेल हो जाएगा। तो चेक्स एंड बैलेंस है। आई बात समझ में? तो ये है चेक्स एंड बैलेंस का। मान के चलो कि अगर मान के चलो कि आपने कोई गवर्नमेंट चुना, गवर्नमेंट आपने चुना और गवर्नमेंट वो सरकार बना भी ली, ठीक है, सरकार बना भी ली, लेकिन वो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो कुछ ऐसी है सरकार बनने के बाद जो लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स उसका विरोध करेंगे। अपोजिशन पार्टी का कॉन्सेप्ट होता है। मान लो 500 सीट है तो 500 में 251 जिसको आएगा वो जीत जाएगा, लेकिन 249 जो है वो तो विरोध में बैठेगा। तो ये 249 क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में कि वो पार्लियामेंट हो, हम ये सपोज कर लिए, वैसे 543 सीट है पार्लियामेंट में, एक एग्जांपल दे दिए कि 500 सीट है, मान के चलो, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए, ठीक है। तो मान के चलो कि अब गवर्नमेंट ऐसा नियम बना रही है जो लार्जर पब्लिक हित में नहीं है,
और जब वो गवर्नमेंट बन चुकी है 5 साल तक उसको, अब 5 साल तक उसको राज करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी है वो कहेगी कि नहीं, ये जो सरकार शासन चला रही है इससे लोग खुश नहीं है, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करते हैं। मोशन होता है, मसलन प्रस्ताव कह लो कि हाँ ये सरकार के पास भले मेजोरिटी, इन्होंने गवर्नमेंट बना लिया है लेकिन अब इनके पास मेजोरिटी नहीं है, अब लोग इनसे खुश नहीं है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा, है ना। अलग अलग पास करने के उसके अलग अलग नियम है कि 50 लोग साइन करना चाहिए कम से कम, क्या है ना, कि 1/10 जो है हाउस का कम से कम साइन करना चाहिए कि हाँ हम मानते हैं कि ये गवर्नमेंट सही नहीं है, ठीक है। और फिर उस पर वोटिंग होगा, अगर उस वोटिंग उसके अगेंस्ट चला गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चला गया, तो वो सरकार भंग हो जाएगी। और फिर दूसरी पार्टी मिलकर क्या करेगी, सरकार बनाएगी, या तो सिंगल पार्टी बना लेगी अगर मेजोरिटी रहेगी, तो नहीं तो कॉलिशन का गवर्नमेंट आएगा कि कुछ कांग्रेस से, कुछ बीजेपी, कुछ से कुछ निर्दलीय से। आई बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होता है, एक दूसरे पर लोग चेक करते हैं, बैलेंस बना कर रखते हैं कि कोई भी अपनी पावर्स का अनलिमिटेड इस्तेमाल ना करे। दो कोई चोरी करके आया, जज क्या करे, एक को फांसी दे दे, एक को बाइज्जत बरी कर दे, तो इसके खिलाफ आवाज उठेगी, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको जॉब से हटा दिया जाएगा। और फिर दूसरा बेंच बैठेगा, जज का ग्रुप ऑफ जज, उसको बेंच कहते हैं, जज बैठेगा और फिर उसको न्याय दिलाएगा। आई बात समझ में। शाहीन दर्दा वाले केस में हम लोगों ने क्या जाना कि एक नियम है जो उसको दोषी बनाता है, दूसरा नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसने क्या किया, नहीं सही है, ये कुछ गाली तो नहीं दी थी वो। आई बात समझ में। तो इस तरह का एक चेक्स एंड बैलेंस है, कंसेप्ट क्लियर है कि एक दूसरे पर, लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी पर, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर पे कंट्रोल करता है, और जुडिशरी जो है वो किस पे कंट्रोल करता है, फिर दोनों पे कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशरी पे कंट्रोल करता है। थोड़ा सा पहली टाइप हो गया, बट आई थिंक क्लियर है, फिर से समझ लो। कोई ऐसा कानून बनाने की बात करी जाए जो कि लार्जर पब्लिक हित में नहीं है, लोग उस पर वोट ही नहीं करेंगे, या अगर कानून बन गया तो विरोध होगा, फिर सरकार को समझ में आएगा, फिर कानून वापस होगी, जैसे अभी 3 कृषि कानून वापस हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जैसे जुडिशरी अपने मतलब दायरे से बाहर चली जाए, मतलब कि एक को सजा दे दे ज़्यादा, एक को सजा दे दे कम, सेम क्राइम के लिए, तो एग्जीक्यूटिव के पास कंप्लेन जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसकी जॉब को क्या करेंगे, वो टर्मिनेट कर देंगे। तो अब फिर उसके लिए फिर न्याय की बात करी जाएगी, फिर से अपील का प्रोसेस है कि आप फिर से अपील कर सकते हो कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हमारे यहाँ जज ये कोर्ट का सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट अप्रोच करो, हाई कोर्ट में लगता है आपको न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर लो, ठीक है। और वो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट से आप संतुष्ट नहीं हो तो एक ऑप्शन आपके पास फिर भी होता है कि आप प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख सकते हो कि हमारी सजा कम कर दी जाए या ऐसे वैसे, और फिर प्रेसिडेंट के हाथ में वो पावर होता है कि सजा कम कर देने का। तो चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक रूप हम लोगों ने ये समझा कि चेक्स एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। अब है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अ जनरल गवर्नमेंट for the entire country and governments at the provincial and regional level, such as general government for the entire country is usually called federal government. In India, we refer to it as a central or union government. The governments at the provincial or the regional level are called by different names in different countries. In India, we call them state governments. This system is not followed in all countries. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे क्या किया जाता है, डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट्स को भी बांटा जाता है। जैसे जनरल गवर्नमेंट में जो होती है, जनरली जो गवर्नमेंट होता है उसमें एक केंद्र सरकार होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरी जो सरकार होती है वो जनरली जो है वो 2 तरह की सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे सेंट्रल जो पूरे देश के लिए नियम बनाएगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहलाएगा। जबकि जो प्रोविंशियल लेवल पे किसी स्टेट के लिए पर्टिकुलर नियम बनाएगा, जो सरकार बनाएगी, उसको प्रोविंशियल या रीजनल लेवल क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंडिया में वो चीज़ किसके नाम से जाना जाता है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कैटेगरी। स्टेट लेवल का क्या हो जाएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह लो या स्टेट गवर्नमेंट कह लो, ठीक है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर, अब एक बात और ध्यान रख लो, अभी तो 2 ही स्तर पे बात की, तीसरा स्तर भी हो सकता है, लोकल लेवल गवर्नमेंट। आई बात समझ में, कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं कि जैसे कि अब हिंदू की शादी होती है तो हिंदू में मटकोर होगा, जबकि आप क्रिश्चियन की शादी में मटकोर देखोगे ही नहीं।
तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, मतलब ठीक है मुस्लिम लॉ है, हिंदू का अलग लॉ है, हिंदू सिविल कोड है, तो कम्युनिटी पे भी क्या होता है कि गवर्नमेंट बटा होता है, ठीक है, कि शादी ब्याह चाहे आपको धर्म से रिलेटेड नियम बनाना है तो आप बनाइए, ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे ये मुस्लिम कम्युनिटी तय कर सकती है कि हम दिन में कितना बार नमाज पढ़ेंगे, ये इसके लिए सरकार नहीं बोलेगी कि आप दिन में कितना बार नमाज पढ़िए, ये तय कर लेगी। हाँ, कहाँ नमाज पढ़ना है ये जरूर सरकार तय कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोड पे बिछा करके नमाज अदा कर लो, या कोई भी दूसरे धर्म का आदमी रोड पे बीच रोड पे बैठ के पूजा करने लगे, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। तो देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of government। लेकिन वैसी कंट्री है जहाँ पे एक ही लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर भी है, ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट की जो ऑर्गन्स है वो वहां पर भी है, वहां पे भी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम में हुआ है ना, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ है ना। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। जब सेंट्रल लेवल पे पावर हो कुछ लोगों के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पूरा देश के लिए कोई नियम बना रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट लेवल पे आप अपना डिसाइड कीजिए, जैसे एग्रीकल्चर है, लैंड है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि हमारे संविधान के शेड्यूल 7 में ये चीज़ तय किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट दिया गया है, उसमें ये टॉपिक्स तय किया गया है कि कौन किस पर नियम बना सकता है। यूनियन लिस्ट में जो सारी टॉपिक्स हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उनमें क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। और कंकरेंट मतलब दोनों मिलकर बनाएगा, ठीक है। ऐसा नियम जैसे जीएसटी का कानून आया तो राज्य सरकार की भी सहमति चाहिए उसमें, ये नहीं कि सेंटर बना दिया तो हो गया। आई बात समझ में। तो शेड्यूल 7 में इस बात का चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह का जो गवर्नमेंट होता है जहां पर पावर का बंटवारा किया गया होता है, स्टेट लेवल पे अलग, सेंट्रल लेवल पे अलग, तो ये जो है वो कौन सा सिस्टम कहलाता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फेडरल डिवीजन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीम लॉ को माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत होती है। आई बात समझ में। उसके अलावा जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। आई बात समझ में। सब लोगों का काम जो है वो बटा हुआ होता है फेडरल गवर्नमेंट, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का रूप है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो फेडरल गवर्नमेंट में मेनली कम से कम दो तरह की सरकार, दो लेवल पे तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है, लेकिन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। किस लेवल पे, म्युनिसिपैलिटी के लेवल पे और पंचायत के लेवल पे। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स गवर्नमेंट वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर। तो चलिए ये जो हायर लेवल से जो लोअर लेवल की ओर, सुनो ध्यान से सुनो, हायर लेवल से जो लोअर लेवल तक ये जो पावर बांटा जा रहा है इसको हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब एक साथ सब, वर्टिकल में क्या होता है कि कौन अपना कितना पावर एक्सरसाइज कर सकता है और कौन किसके ऊपर नहीं जा सकता है, ये तय होता है। क्लियर है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट समझिए, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि पावर को जो है वो सोशल ग्रुप्स में भी शेयर किया जाता है, जैसे लिंग्विस्टिक और रिलीजियस ग्रुप्स में भी। मुस्लिम में शादी कैसे होगी, ये मुस्लिम कम्युनिटी तय करे। हिंदू में शादी कैसे होगी, हिंदू कम्युनिटी तय करे। हिंदू में किसी के मरने के बाद कैसे उसका दाह संस्कार किया जाएगा वो हिंदू तय करे, है ना। बरियल में मुस्लिम्स में दफनाया जाएगा तो कैसे दफनाया जाएगा मुस्लिम तय करे, इसमें सरकार कुछ नहीं बोलेगी। तो ये नियम कायदा बनाने का, इसको और बढ़ाया जा सकता है। नियम बनाने की जो पावर है वो और डिवाइड करके और नीचे तक के लेवल के लोगों को भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो पावर जो है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ भी क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है। ये सोशल ग्रुप्स किस आधार पर हो सकते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पर हो सकते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। In some countries there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। बहुत सारी कंट्रीज में जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। संविधान में भी इस बात की उल्लेख की गई है, चर्चा किया गया है। लीगल अरेंजमेंट्स ऐसा किया गया है
कि सोशली वीकर सेक्शन, समाज में जो दबे कुचले किस्म के लोग हैं, उनके पास भी अधिकार हो कि उनका भी योगदान हो कानून बनाने में। ऐसा नहीं है कि कहीं माइनॉरिटी है, कहीं मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको नहीं शामिल किया जाए नियम बनाने में, नहीं, उनके भी हित का ख्याल रखते हुए उनको भी शामिल किया जाए। आई बात समझ में? एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेचर में उनको भी क्या किया जाए, शामिल किया जाए। तो ऐसी कई सारी कंट्रीज है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं ताकि वीकर सेक्शन जो है और वुमेन जो भी है वो क्या कर सके, लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोगों ने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा। मान के चलो कि कोई दलित है, कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब कि उसको पार्लियामेंट में जगह नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो रिजर्व सीट है कि इस सीट पे इसी कम्युनिटी का लोग बैठेगा, ठीक है। दिस टाइप last year we studied the system of reserved constituency in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give a space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government. This method is used to give minority communities a fair share in power. In chapter 3 we shall look at various ways of accommodating social diversities. तो लास्ट ईयर जो है वो हम लोगों ने स्टडी किया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में कि असेंबलीज हो, पार्लियामेंट हो, सब में जगह फिक्स होगा। जो माइनॉरिटी हो, जो वीकर सेक्शन, इनके लिए जगह क्या होगा, फिक्स होगा कि ये इनका जगह है, इसमें इसी कम्युनिटी के लोग आएंगे, इसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आएगा। तब ना उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, उनसे भी पूछा जाएगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाएगा हम ऐसा नियम बना रहे हैं, आप सहमत हैं? तो वो रिजर्व कम्युनिटी के जो लोग आए रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, वो बताएंगे कि हाँ हमारे लोग ऐसे चाहते हैं, या फिर इसमें ये लाइन ऐड कर दीजिए। आई बात समझ में? तो ये हमारे यहाँ प्रोविजन है, ठीक है। इससे क्या होता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी पावर में क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। चैप्टर 3 में हम लोग इस सोशल डाइवर्सिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये समझो, कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power. In contemporary democracies, this takes the form of competition among different parties. तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट से एक और तरह का हो सकता है कि उसको पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और प्रेशर एंड मूवमेंट्स के तौर पर देखा जा सकता है। देखो समझो, सबसे पहले ये समझो कि प्रेशर ग्रुप्स क्या है, इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स क्या है? जैसे कि मान के चलो कि अभी जैसे किसान आंदोलन हुआ तो किसान लोग इकट्ठा हुए, सब किसान मिलके के किसान मुक्ति मोर्चा बनाया, ठीक है। चाहे आपके मान के चलो कि जयनगर की बात करें हम लोग, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन का ग्रुप है। अगर सरकार कोई नियम बनाती है जो बिजनेसमैन के अगेंस्ट चला जाए, तो ये याद रखना, ये लोग बिजनेसमैन है, ये लोग नेता नहीं है। लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा गवर्नमेंट पर, अपने रिप्रेजेंटेटिव पर, कि आप हमारे लिए ये नियम बनाइए, ये हमारे लिए जो बना है वो सही नहीं है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप है। इनका मकसद ये नहीं होता है कि वो कानून बनाने वाली अथॉरिटी में जाके बैठ जाए। तो प्रेशर ग्रुप वो होता है जो बाहर से इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर कट है? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, प्रेशर ग्रुप बाहर का ग्रुप होता है जिसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि हमको पार्लियामेंट में जाके बैठ जाना है, नियम कायदा बनाने वाले अथॉरिटीज के ग्रुप में शामिल होना है, बिल्कुल नहीं। वो बाहर से प्रेशर बनाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, जैसे किसान लोग का भी जो संगठन हो गया, हर का आई बात समझ में? तो पावर शेयरिंग जो अरेंजमेंट जो है वो देखा जा सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप में और मूवमेंट्स में भी, जो कि क्या करते हैं, जो लोग पावर में हैं उसके पावर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? पावर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? कैसे करते हैं? अपना मांग पत्र दे करके, विरोध करके, रोड पे प्रदर्शन करके। जैसे स्टूडेंट लोग का ग्रुप होता है, तो स्टूडेंट लोग का ग्रुप जो होता है, जो कॉलेज प्रशासन के अगेंस्ट जो ये लोग आवाज़ उठाता है, क्यों उठाता है कि हमको कॉलेज में उठा के बैठा दीजिए, नहीं, या कोई नियम बना दिए, नहीं, जो बना है वो हमारे लिए गलत है। जैसे कोई फी ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जो है स्टूडेंट की यूनियन जो है वो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये सब प्रेशर ग्रुप है। इसका मकसद ये नहीं होता कि वो पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर बैठ जाए। हालांकि ये बात और है कि ऐसे इसी मूवमेंट में, इसी आंदोलन में कोई लोग अपना चेहरा चमका करके, लेकिन वो दूसरा मेथड है, वो इनफैक्ट वो फिर डेमोक्रेसी आ जाती है, वो चुना जाता है। फिर उन सब बातों को हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले। प्रेशर ग्रुप क्लियर है? तो अरेंजमेंट एक डेमोक्रेसी में एक अरेंजमेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और प्रेशर मूवमेंट्स का भी है, जो गवर्नमेंट जो पावर में होती है उनको कंट्रोल करने का काम ये लोग करते हैं। डेमोक्रेसी में सिटीजन्स जो है
इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। इन डेमोक्रेसी में जो है वो जो लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके पास अधिकार होता है, आज़ादी होती है कि जो लोग जो पावर में किसको भेजा जाए, इनके पास ये अधिकार होता है। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टीज में कंपटीशन चलता रहता है, हर पार्टी अपना अपना क्या करेगी, मैनिफेस्टो देगी कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी में देखा होगा कि आपने कि पॉलिटिकल पार्टीज में, जो डिफरेंट पार्टीज में क्या होता रहता है, कंपटीशन होता रहता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और ये कंपटीशन इस बात को इंश्योर करता है कि पावर एक हाथ में नहीं रहेगा। मान के चलो कि ABC नाम की कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो अभी पावर में आ गई और वो अच्छा नहीं कर रही है, तो दूसरी पार्टी अपोजिशन वाली क्या कहेगी कि अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो हो सकता है कि पीपल का जो ध्यान है वो जो पहली पार्टी जो जीती थी उसके फेवर में वोट ना करके जो नेक्स्ट पार्टी उसको वोट कर दे। तो इस तरीके से पावर हमेशा एक हाथ में नहीं रहता। आई बात समझ में? इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। लंबे समय में पावर जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में जाता रहता है, जो इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज होती है ना, अलग अलग क्या होती है, आइडियोलॉजीज होती है। उस आइडियोलॉजी का आधार बनाते हैं। मैनिफेस्टो में वो लोग बोल देंगे चुनाव से पहले, अगर हम सरकार में आए तो हम इसको जॉब देंगे, अगर हम सरकार में आए तो अयोध्या का मंदिर बनवा देंगे, हम अगर सरकार में आए तो क्या कहते हैं माइनॉरिटी ग्रुप के लिए ये करेंगे वो करेंगे, रिजर्वेशन देंगे, ये रिजर्वेशन बढ़ाएंगे वो रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो बदलती रहती है। और जो भी आइडियोलॉजी जब लोगों को पसंद आता है जिस पार्टी का भी, तो लोग उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। और इस तरीके से पावर हमेशा एक हाथ में नहीं रहता। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। कभी कभी क्या होता है कि एक या दो से भी अधिक भी जो 2 या 2 से अधिक पार्टीज भी जो है वो साथ में आती है और गठबंधन की सरकार बनती है। मान के चलो सुनो मान के चलो ऐसे 543 सीट है, लेकिन मान के चलो 500 ही सीट है पार्लियामेंट में, 500 ही सीट है, तो 251 चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी 4 तरह का होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, वो हम लोग कभी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक पार्टी इस बात में सक्षम नहीं होती है कि वो आधे से ज़्यादा सीट पर क्या करे, जीत जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, 2 पार्टी मिल जाती है और फिर गठबंधन की सरकार बनती है, ऐसा भी होता है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी जो है वो लार्जर पब्लिक हित में होगा। मान लो एक पार्टी ने कहा कि हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे, दूसरे पार्टी ने कहा कि हम जो है वो क्या करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, जॉब देने का काम करेंगे। लेकिन दोनों पार्टी में से किसी को मेजोरिटी नहीं है, तो जब दोनों पार्टी साथ में आएगी तो दोनों चीज़ पे फोकस हो जाएगा। तो ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। सरकार में कोलिशन कहीं ना कहीं अच्छा है। हालांकि ये बात और है कि इन दोनों पार्टीज में डिसीजन लेने को लेकर के दुविधा हो सकती है, डायलेमा हो सकता है, परेशानी आ सकती है, विरोध हो सकता है एक दूसरे का, लेकिन फिर भी अच्छे सेंस में देखी जाए तो ऐसा हो सकता है। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड बाय देन दे फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट। अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर इनका इनका अलायंस, ये जो आपस में संबंध जोड़े हैं, अगर इनको जो है वो जोड़ लेते हैं तो कोलिशन की गवर्नमेंट बनेगी, गठबंधन की क्या बनेगी, सरकार बनेगी। और इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, पावर शेयर करेंगे। अब यहाँ देखो, जब कोलिशन की गवर्नमेंट बनती है ना, तो ये लोग बड़ा एक मतलब बार्गेनिंग टाइप होता है कि आप हमें ये पावर दीजिए, आप हमें वो पावर दीजिए। मान के चलो कि ठीक है, अगर मान के चलो कि 251 सीट चाहिए, मान लो 500 सीट है और 251 सीट चाहिए, एक पार्टी के पास 125 है, दूसरे पार्टी के पास भी 125 है, 125 है या 126 मान लो, ठीक है, 126 है। तो जो दूसरी पार्टी जो है वो कहेगी ना, जब पहला पार्टी कहेगा ठीक है हम सरकार बनाते हैं लेकिन आप हमारे साथ दीजिए, तो दूसरी पार्टी कहेगी कि हम देंगे साथ, लेकिन हमें ये चीज़ चाहिए, हमारे एरिया में रोड चाहिए, हमारे एरिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहिए। तो ये बार्गेनिंग होता है। तो बार्गेनिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज में, सत्ता पावर हाथ में लेने के लिए, लेकिन हित में किसके है, पब्लिक के। लॉजिक समझ में आ रहा है? हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी में जो है, इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। तो जब अलायंस को चुना जाता है तो कोलिशन की सरकार बनती है और पावर चूज करते हैं, पावर शेयर होता है। क्लियर है? In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industries, farmers and industrial workers. अब ये देखो, हम लोग पाते हैं कि we find that in a democracy में हम लोग पाते हैं कि ग्रुप्स होता है, ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, फार्मर का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, यही सब प्रेशर ग्रुप्स है, यही सब प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं।
अब कोई लेबर लोग का यूनियन है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तो सरकार में बैठना चाहता है, वो प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। आई बात समझ में? They also will have a share in government power. They even though participation in government committees or bringing influence on the decision making process. इनका एक तरह से गवर्नमेंट पावर में क्या होता है, योगदान होता है, योगदान कह लो या फिर मान के चलो कि इन सब लोगों का ग्रुप है, फार्मर्स का, इंडस्ट्रियल का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, है ना, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, बिजनेसमैन का, ट्रेड का ग्रुप है। अब कोई सरकार आती है अपने मैनिफेस्टो में कहती है इलेक्शन से पहले कि अगर हम ये बने तो इन लोगों के फेवर में काम करेंगे, लोग इसको वोट दे देगा। आई बात समझ में? लोग क्या करेगा, इनको वोट दे देगा और इस तरीके से गवर्नमेंट में इनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजकर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट में जो डिसीजन ली जाती है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। ये जो पार्टीज हैं, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, उस पर प्रभाव डालने का काम करते हैं। और हम लोग चैप्टर 4 में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और सोशल मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। बेहतर है आप इसको बार बार देखो, हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आई थिंक मैंने अपने हिसाब से जस्टिफाई किया है सबको, मतलब एक न्यायिक तरीके से क्लियर किया है। लेकिन देखो अगर आपको जरूरत महसूस हो तो दोबारा देखो। ठीक है।